मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे अपन, आज जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेल। अपन दोनों मीडियम्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इस चैप्टर में भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेल, पादपों में जल अवशोषण एवं वृक्षारोहण। ठीक है, अब इससे पहले देखो यहाँ पर जो वर्डिंग अपने पास आ रही है, पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया यानी कि वाटर एब्जॉर्बिंग प्रोसेस को अपन को पढ़ना है। तो उससे पहले अपन ये जान लें कि वाटर क्या मेन रोल रखता है प्लांट्स के लिए, या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस लिए जरूरी होता है वाटर। ठीक है, तो देखो अपन सब जानते हैं, वी नो दैट कि वाटर अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना वाटर की लाइफ पॉसिबल नहीं होती, तो उसी अकॉर्डिंग प्लांट्स के लिए भी वाटर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सो अपन सबसे पहले अपन इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आता है वाटर इज द लिक्विड ऑफ लाइफ। ये एक थॉट की तरह देख लो या जैसे भी आप चाहो उस अकॉर्डिंग, कि वाटर जो है अपने लिक्विड ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन की सरिता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आ रही है, एज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, gases, mineral and organic substances are soluble in it. As water is a universal solvent. देखो वाटर कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये हर किसी चीज को अपने अंदर घोलने की कैपेसिटी रखता है। वाटर के अंदर आप कुछ भी डिजोल्व करो, सब चीजों को मिक्स कर लेता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग एज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, गैसेस, मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन इट। गैसेस हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। गैस, खनिज व उनके अनेक कार्बनिक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, सेकेंड वाटर की जो प्रॉपर्टी है, रेन वाटर रिसीव्ड बाय द सॉइल इज द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। रेन वाटर रिसीव्ड बाय द सॉइल, जो बारिश के टाइम में जो बारिश का पानी है वो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, और प्लांट्स के लिए वो ही एकमात्र यानी कि ओनली सोर्स है जो कि रेन वाटर जो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया है वो सॉइल वाटर कहलाएगा, और सॉइल वाटर ही प्लांट्स के लिए एकमात्र वाटर का सोर्स होता है, यानी कि वो पानी से एब्जॉर्ब उसी के थ्रू करेंगे। तो पौधों की जलापूर्ति मृदा जल से होती है, और मिट्टी के लिए जल का प्रमुख स्रोत क्या हो जाता है, वर्षा। यानी मिट्टी को पानी कहाँ से मिलेगा, तो मिट्टी को पानी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बारिश से। और वो बारिश का पानी जो मिट्टी यानी कि सॉइल जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो रूट्स के थ्रू उस जो प्लांट की रूट्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और पूरी प्लांट बॉडी तक उसको पहुंचा देंगी। ठीक है, थर्ड जो है अपना, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ड्यूरिंग माइल्ड रेन इज कॉल्ड सॉइल वाटर। तो देखो कंडीशन क्या है, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ड्यूरिंग माइल्ड रेन। ड्यूरिंग माइल्ड रेन का मतलब ये है, देखो दो तरीके की अपन बात करें तो दो तरीके की बारिश हो जाती है। एक ऐसी बारिश जो बहुत तेजी से आती है, और तेज आने वाली बारिश में क्या होता है कि जो पानी होता है वो फ्लो हो जाता है, यानी कि बहकर निकल जाता है। ठीक है, रन में हो जाता है। तो उस कंडीशन में तो क्या होगा कि मिट्टी जो है उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, मिट्टी वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसका जो फ्लो है, उसके बहने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो वो फ्लो हो जाता है। लेकिन जब हल्की हल्की बारिश होती है, जैसे बूंदाबांदी होती है इस कंडीशन में, तो जब बूंद बूंद पानी टपकता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्लो नहीं होता उस वाटर में, और फ्लो ना होने की वजह से वो आसानी से सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो वाटर हल्की बारिश में सॉइल के थ्रू जो एब्जॉर्ब होता है, वो जो वाटर है वही सॉइल वाटर कहलाएगा। हल्की वर्षा होने पर अधिकांश जल मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिसे कि मृदा जल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं अपने पास वाटर की, यानी कि प्लांट्स का जो वाटर एब्जॉर्ब करने का, या प्लांट्स को जो वाटर मिले वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए एकमात्र जो सोर्स है, ओनली सोर्स जो है वो क्या है, सॉइल वाटर है। ठीक है, तो सॉइल वाटर कैसे, सॉइल के अंदर कैसे, कहाँ से पानी आएगा, बारिश के थ्रू आएगा। कौन सी बारिश के थ्रू, तो जब हल्की बारिश होगी तब उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसी भी यहाँ पे देखो अपने पास कुछ टाइप्स बन जाते हैं वाटर के, कौन कौन से हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। फर्स्ट है अपने पास कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर को हिंदी में केशिकीय जल कहते हैं। दूसरा आ जाता है ग्रेविटेशनल वाटर, जिसको गुरुत्वीय जल कहा जाता है। और थर्ड आ जाता है अपने पास हाइड्रोस्कोपिक वाटर, यानी कि गुरुत्वीय जल। यानी कि प्लांट्स तक पहुँचने के लिए
3 टाइप के ये वाटर अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आप आसानी से जानते हो बहुत अच्छे से कि जो कैपिलरी वाटर है उसको प्लांट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो जाती हैं अपनी वाटर की प्रॉपर्टीज। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। चलो, अब अपन ने क्या कर लिया था, वाटर की प्रॉपर्टीज अपन ने देख ली थी। अब वाटर की प्रॉपर्टीज के भी आपके अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि सॉइल वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी कि प्लांट्स को जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो सॉइल वाटर और सॉइल ही पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अपन कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, जैसे लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ अपन चलेंगे तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग कौन कौन से। अब एक सिंपल सी बात यह है कि आप सब लोग जानते हो कि जो सॉइल है उससे प्लांट का कौन सा पार्ट अटैच होता है, सब जानते हैं ना, रूट का पार्ट अटैच होता है। लेकिन जिन प्लांट्स में रूट नहीं होती उनमें क्या होता है, तो वो जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर रूट या किसी भी तरह का प्लांट ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है उनको अपन लोअर कैटेगरीज के प्लांट के अंदर रखते हैं, यानी कि जब उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो अपन उनको लोअर कैटेगरीज में रखते हैं। तो लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं उनको देखो, यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट जो डिनोट किया हुआ है, इन लोअर प्लांट्स सच एज एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई, जिनके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो डिवाइडेड नहीं होती, इट मीन्स रूट स्टेम और लीव्स में ये डिवाइडेड नहीं होती। तो एल्गी एंड फंजाई देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। इन प्लांट्स के अंदर, इन लोअर कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर एल्गी एंड फंजाई के अंदर कोई भी वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? सो इन these plants all cells of the plant body absorb water and mineral nutrition। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं कि इनके अंदर जो पूरा कंप्लीट इनका सिस्टम है, पूरा कंप्लीट जो प्लांट है उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स, ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सभी जो सेल्स हैं, सभी जो कोशिकाएं हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, यानी कि एल्गी और फंजाई के अंदर जो प्लांट बॉडी है कम्प्लीटली उसकी एक एक कोशिका जो है वो जल अवशोषण का कार्य करती है और जल अवशोषण के साथ साथ उसको खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन भी अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जैसे एल्गी एंड फंजाई के बाद थोड़ी हायर क्लास में चलता है तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है, ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड नहीं होती, यानी कंप्लीट प्लांट बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से इन ब्रायोफाइटा राइजोइड्स आर फाउंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके अंदर राइजोइड्स, ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं राइजोइड्स जो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन हायर प्लांट्स देयर इज फाउंड ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। हायर प्लांट्स, अब जिनके अंदर प्लांट बॉडी पूरी तरह से स्टेम, लीव्स एंड रूट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, वो एक कंप्लीट प्लांट बॉडी मानी जाती है, यानी कि वो हायर कैटेगरी के प्लांट्स आ जाते हैं। उन हायर कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगा, तो उनके लिए उनके अंदर पूरी तरह से डेवलप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। हायर कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रूट सिस्टम। इस रूट सिस्टम के थ्रू वो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। तो इस बिहार पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग का काम कर रहे हैं। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस ओनली बाय द यंग रूट्स। Absorption of water and mineral nutrition take place only by the young root, यानी कि खनिज पदार्थों का हो या पानी का जो अवशोषण हो रहा है वो सिर्फ प्लांट की जो यंग रूट होती है, जो उसकी युवा जड़ है, जो नई डेवलप जड़ होती है, रूट है, वही ये काम करती है, ठीक है। तो द यंग रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। उस यंग रूट को, उस युवा जड़ को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उस भी यहाँ पे देखिए। रूट टिप, पहला जो पार्ट आता है वो आता है पहला जो पार्ट है वो आता है रूट कैप, सेकेंड पार्ट है रूट टिप, थर्ड पार्ट है जोन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ पार्ट है रूट हेयर जोन और फिफ्थ पार्ट है मैच्योरेशन जोन। अभी नाम तो मैंने देख लिया कि 5 पार्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो मैं आपको एक डायग्राम शो करके बताऊंगी। रूट कैप जो होती है उसको मूल रोप बोलते हैं, ठीक है।
ये सारा शो कर देती हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज ये अपने पास एक रूट है। ठीक है, आप इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप बना लेते हैं। ये अपने पास एक रूट है। आप जानते हो कि रूट्स जो होती हैं ये सपोज ये सॉइल का पार्ट है सारा का सारा, ये अपर रीजन हो जाएगा और ये पूरा कंप्लीट क्या है, सॉइल का पार्ट है। सॉइल यानी मिट्टी के अंदर ये धंसा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, अब रूट्स इस तरह से मिट्टी के अंदर गहराई में जितनी ज़्यादा जाती हैं उस अकॉर्डिंग ये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आ गया अपना ये वाला, ये रूट का मेन पार्ट होता है। इसे अपने कहते हैं रूट टिप, मूल शीर्ष कहते हैं इसको। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, मूल शीर्ष। ठीक है, ये अपना कहलाता है रूट टिप। ओके, अब रूट टिप के जस्ट नीचे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसी लगती है जैसे कि इसके ऊपर कैप लगी हुई होती है, तो वो इस अकॉर्डिंग इसको कवर करके रखती है ये। ठीक है, इसको कहते हैं अपने रूट कैप। रूट कैप अपने 12th में देखो पहले एक वो ओनियन रूट टिप का एक्सपेरिमेंट आता था। उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन इसके अंदर होने वाले मियोसिस की स्टेजेस की स्टडी कर लेते थे। तो रूट टिप अपन ऑनियन को लेबोरेटरी के अंदर लगा के उसकी रूट्स डेवलप करवा के फिर उन रूट टिप्स को अलग करवा के उनके अंदर यहाँ पे होने वाले मियोसिस की जो प्रोसेस होती थी, मियोसिस के अलग अलग स्टेजेस की स्टडी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आराम से करी जा सकती है। तो रूट कैप हो गया, ये रूट कैप रूट टिप के ऊपर लगी हुई कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये हो गई रूट टिप। अब रूट टिप के बाद में जो थर्ड पार्ट आता है वो है जोन ऑफ इलोंगेशन और रूट हेयर जोन मैच्योरेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन की जो बात है तो देखिए यहाँ पे ये जो रूट टिप है, इस रूट टिप के पास में यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सेल डिवीजन करती रहती है इस अकॉर्डिंग। सपोज ये सारा सेल डिवीजन करते हुए ये पूरा पार्ट फुलफिल हो जाएगा। सेल डिवीजन होता रहेगा क्योंकि ये जोन ऑफ इलोंगेशन रीजन है। इलोंगेशन रीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, विभज्योतक ऊतक यहाँ प्रेजेंट होते हैं। विभज्योतक ऊतक आप जानते हो जिनमें विभाजन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो विभज्योतक ऊतक जितना ज़्यादा विभाजन करेंगे उस अकॉर्डिंग इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा और ये इस अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके पूरे एरिया के अंदर कवर हो जाते हैं। ये हो गया अपना इलोंगेशन जोन। ये सेल्स धीरे धीरे जैसे यहाँ से डिवीज़न करना इन्होंने शुरू किया, डिवीज़न करते करते ये पूरे इस पार्ट को कवर कर लेती है। ठीक है, इस बिहा पे अपन इसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, वृद्धि क्षेत्र कहा जाता है इसको कहेंगे वृद्धि क्षेत्र। इस अकॉर्डिंग ये चलेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। इस अकॉर्डिंग ये पूरा रीजन अपने फुलफिल हो जाता है सेल से और ये सेल ग्रोथ रीजन होता है। तो आप इसको कैसे भी आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से सेल से भरा हुआ रीजन माना जाता है। ठीक है, इस बिहा पे देखो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। ये जो सेल डिवाइड हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक सेल है। इस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर विभज्योतक कोशिका है। विभज्योतक कोशिका के अंदर विभाजन करने की अधिक क्षमता पाई जाती है, जिस वजह से विभाजन करते करते इस पूरे क्षेत्र का निर्माण धीरे धीरे यहाँ से शुरू होते होते ये इस अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। ये हो गया अपना जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, उसके बाद में अपना फोर्थ पार्ट आता है रूट हेयर जोन। रूट हेयर जोन, रूट के हेयर्स। देखो आप लोगों ने कोई भी रूट अगर उखाड़ के देखी तो आसानी से देखी भी है तो उसमें ये देखा होगा कि कुछ ऐसे हेयर लाइक
प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं उनके अंदर से। तो देखो इनको कैसे अपन मैं बना के बता दूँ। जैसे ये लॉन्गेशन जोन हो गया, अब ये लॉन्गेशन जोन जो है पूरा कम्प्लीटली आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि सपोज ये तो ऊपर वाला पार्ट हो ही जाता है। अब जैसे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ से निकले हुए रहते हैं। सबने देखे होंगे कि सबने रूट्स देखी है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने रूट्स नहीं देखी होंगी। तो आसानी से जानते हो, जैसे आप घर में अगर रेडिश आती है, कैरेट आती है, गाजर मूली तो आती होंगी, उनकी रूट्स तो देखी है आप लोगों ने। तो ये है रूट हेयर्स जो हर जगह से इस अकॉर्डिंग निकले हुए रहते हैं। इनको कहते हैं अपने रूट हेयर जोन। इनको क्या कहेंगे? रूट हेयर जोन। ठीक है, ये हो गया अपना रूट हेयर जोन। अब फिफ्थ जो रीजन आता है वो आता है मैच्योरेशन जोन का। रूट हेयर जोन हो गया, जोन ऑफ इलॉन्गेशन हो गया, रूट टिप, रूट कैप। अब मैच्योरेशन जो जोन है वो पूरा कंप्लीट ये मैच्योरेशन जोन ही कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मैच्योरेशन जोन। मैच्योर हो चुका है, ये है अपना मैच्योरेशन जोन। अब मैच्योरेशन जोन यानी परिपक्व क्षेत्र है ये पूरा, परिपक्व क्षेत्र इसको कह देंगे। रूट हेयर जोन है तो ये रोम क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये वृद्धि क्षेत्र आ जाता है, और ये सब आपको मूल शीर्ष, और ये हो गया अपना मूल गोप, और ये हो गई अपनी मूल शीर्ष। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये जो रूट के पार्ट्स हैं ये अपने वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब अपन को एक एक करके इनकी स्टडी पूरी करनी है। आई थिंक ये डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी एक कंडीशन और मैं आपको बता देती हूँ, देखना इसमें एक मिनट। तो ये जो अपना चल रहा था इसके अकॉर्डिंग देखो इनका फंक्शन क्या क्या है अलग अलग। जैसे अपन ने स्टार्ट किया तो अपन अगर ऊपर से स्टार्ट करें, चलो अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। रूट कैप, रूट कैप जो है उसका काम है रूट टिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये इसके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, रूट कैप, ये रूट कैप जो है, जो इसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, डिनोट किया हुआ है, ये रूट कैप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग सुरक्षात्मक आवरण है। किसके लिए? रूट टिप के लिए, सुरक्षात्मक आवरण। क्योंकि रूट टिप जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, ये एक बहुत सॉफ्ट पार्ट है इस वजह से। और क्योंकि ये नीचे नीचे गहराई में जितनी ज़्यादा डेप्थ में ये जाता चला जाएगा, उस अकॉर्डिंग जाने में इसको कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोटेक्शन जो है वो कौन अवेलेबल करवाती है? रूट कैप। रूट कैप इसको बचाए रखने का काम करती है, इसको एक तरह से ख़त्म होने से या नष्ट होने से बचाती है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट पार्ट आ जाता है, इस वजह से इसको एक फुली प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो रूट कैप का काम सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अवेलेबल करवाना है। किसको? रूट टिप को। रूट टिप जो है, रूट टिप के अंदर ये मैंने आपको बताई थी कि ये सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं जो कि क्या करेंगी? सेल डिवीजन करके सेल का नंबर, सेल मास बढ़ाने का काम करती है। तो ये नीचे की तरफ सॉइल के अंदर डेप्थ में जाने में हेल्प करवाने का काम करती है। और रूट सॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाती है वो उतने ही अच्छे तरीके से ज़्यादा गहराई में जाएगी, तो आराम से वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, ये नीचे जाएगा तो ये पूरा पार्ट कम्प्लीटली डेप्थ में चलता चला जाएगा, पूरी तरह से रूट हेयर्स भी उतनी ही ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण आसानी से, पूरी तरह से प्लांट को वाटर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोन ऑफ इलॉन्गेशन जो है इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर क्या होती है। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतकी कोशिकाएं, विभज्योतकी कोशिकाएं जो वृद्धि करके इस क्षेत्र को
के अंदर सेल मास बढ़ाने का काम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से एक डेवलप एरिया बन जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे छोटी, जैसे आप शेप के अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पे साइज छोटी, फिर धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है। तो बड़ी होने का मतलब देखो ये है यंग रूट, ये कम्प्लीटली यंग रूट है, लेकिन जैसे जैसे जो सेल्स पुरानी होती चली जाती हैं उनके ऊपर डिपोजिशन किसका, लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता चला जाता है, और लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से वो क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। तो सपोज जैसे कि ये सेल है, इसने डिवाइडेशन यहाँ पे किया और उसके बाद धीरे धीरे और डिवाइडेशन जैसे जैसे चलता गया तो ये सेल्स ऊपर की तरफ अरेंज होती चली गई, जैसे जैसे ऊपर की तरफ अरेंज होती चली गई। देखो अपन 11th में प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हो सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जो प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, उसकी सेल्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, तब फिर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब ये सेल्स ऊपर की तरफ चली जाएंगी और अब इनके अंदर किसका डिपोजिशन हो जाएगा, इसके अंदर होता है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन। तो लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाएंगी। तो ये किसके अंदर एंटर होगी, अब ये मैच्योरेशन जोन बनाने का काम कर लेती है, ठीक है। अब मैच्योरेशन जो जोन है, ये कंप्लीट जो अपना पार्ट है मैच्योरेशन जोन का, यहीं से निकलते हैं रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर जोन है, यहाँ पर मेनली क्या है, रूट हेयर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम है, प्लांट का कौन सा ऑर्गन या रूट का कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन या मेन वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम है, जल अवशोषण का जो कार्य है, वो कौन करता है, तो रूट हेयर ही करते हैं, ठीक है। रोम छिद्र ही, रोम जो क्षेत्र है। चलो अगला अपना जो ऑर्गन्स के बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो है अपना मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो अपन ने सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अपन ने ऑर्गन्स पढ़ लिए, इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होगा। अब अगला जो है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की क्रिया की, जो वाटर है जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो फाइनली कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इसके लिए दो तरह की प्रोसेसेस एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट अकर थ्रू फॉलोइंग टू मेथड्स, दो तरह की क्रियाविधि इसमें देखने को मिलेंगी अपन को। दो विधियाँ हैं इसकी, कौन कौन सी हैं, एक तो पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जिसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जिसको कहते हैं सक्रिय जल अवशोषण। तो एक्टिव और पैसिव यानी कि निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण, दोनों की अगर मीनिंग देखें तो वर्डिंग से अपन को क्लियर हो जाएगी। पैसिव और एक्टिव, एक्टिव का मतलब यहाँ एक्टिवेट स्टेज है, ठीक है। पैसिव का मतलब यहाँ पर न्यूट्रल स्टेज, मान लो अपने आप से कोई भी जो प्रोसेस है वो अपने आप से कंप्लीट हो रही है, इसमें किसी एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है उसमें एक तरह का एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप होता रहता है। निष्क्रिय है मतलब कि जिस कंडीशन में है वो चलता रहता है काम। इसमें सक्रिय है, इसमें एक्टिवेट करना पड़ता है तो एनर्जी चाहिए, इसमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा चाहिए, ठीक है। दोनों में मेन जो डिफरेंस है, या फिर देखो मेन डिफरेंस मैंने आपको यहाँ सारे लिख के मैंने आपको बता देना है, एक मैं आपको क्लियर करती हूँ, लेकिन याद रखने के भी आप ये याद रख लो कि पैसिव और एक्टिव या निष्क्रिय और सक्रिय में जो अंतर है वो ये है, पैसिव के अंदर किसी की तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है और एक्टिव में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाता है, अच्छे से जानते हैं अपन, एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, एटीपी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर एटीपी सबके पास ये एनर्जी अवेलेबल होती है, तो जब भी ये इस टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर ये होगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है, अधिकतर पैसिव यानी कि निष्क्रिय जल अवशोषण ही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे अपनी बुक के अंदर थ्योरेटिकल दिया हुआ है, इसकी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस करके बता दिया है। तो देखिए एक एक करके अपन एक डिफरेंस ले लेते हैं। पहला जो आता है
एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन और ये है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस देखो, रूट्स आर एसेंशियल, रूट्स आर एसेंशियल, यहाँ जड़ें आवश्यक हैं, जबकि यहाँ जड़ों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रूट्स आर एसेंशियल। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो रूट्स के ऊपर डिपेंड होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो रूट्स के ऊपर मेनली डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इसमें रूट्स जो होती हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, उसके अंदर रूट्स जो होती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। रूट्स यानी जड़ें जो हैं वो यहाँ पर जड़ निष्क्रिय होती है, जबकि यहाँ पर जड़ें जो हैं वो सक्रिय रूप में दिखाई देंगी, आपको सक्रिय अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, पहले दूसरी है फोर्स कॉजिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन ओरिजिनेटेड इन ए लोकलाइज्ड एरिया। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब होगा तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होते टाइम क्या होगा, देखो मैंने शुरू में बता दिया कि यहाँ पर क्या चाहिए उनको, एटीपी। बिना एटीपी या बिना एनर्जी की ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो एटीपी कब जरूरत पड़ेगी, जब किसी के पास कमी हो जाए, उस चीज़ की एनर्जी की कमी हो जाए, तब एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी कब पता चलेगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए प्रेशर मेंटेन होता है। उसके ऊपर जो प्लांट की लीव्स हैं, जो एरियल पार्ट्स हैं, जो वायवीय भाग हैं, वो क्या करते हैं कि रूट के ऊपर एक दबाव डालते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये जो बल है, ये कहाँ लगेगा, सिर्फ रूट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, जो भी प्रेशर मेंटेन हो रहा है, सपोज जैसे लीव्स के पास वाटर की कमी होगी, तो कमी हो जाने के बाद में वो क्या करेगी, अपने उन सभी पार्ट्स के अंदर जो लीव से जुड़े हुए हैं, इसमें भी कोई टिश्यूज है या जाइलम है, जो जाइलम सेप है, ठीक है, उन जाइलम उत्तकों के ऊपर वो दबाव डालेगी, जो धीरे धीरे बढ़ता वो सब किसके ऊपर दबाव डालेंगे, रूट के ऊपर। जब रूट यानी जड़ के ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो क्या करेगी, पानी को सोखेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो उसके लिए एक मेन ऑर्गन हो गया कि ये जो फोर्स लग रहा है सभी ऑर्गन्स पर, वो फोर्स फाइनली जाकर मेन जो ऑर्गन है वो जाता है इसमें रूट के ऊपर लगेगा। जबकि इसके अंदर जो फोर्स होता है, क्योंकि यहाँ किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रेगुलर होने वाले प्रोसेस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई फोर्स डेवलप नहीं होता है। लीव्स अपने आप धीरे धीरे टिश्यू टू टिश्यू तक से तक वो दबाव पड़ता चला जाएगा, तो वो रूट्स पे ज़्यादा प्रेशर मेंटेन नहीं होता, वो मेंटेन होता है शूट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सपोज देखो जैसे कि इस अकॉर्डिंग अपन बना लें, ये रिलेशन मैं ये लीफ बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इस लीफ के अंदर ये एरियल पार्ट हो गया इसका। ठीक, अब ये जो लीफ है ये प्रेशर मेंटेन करेगी, इसके पास वाटर लॉस है, जल की कमी होगी, तो क्या होगा, ये प्रेशर डालेगी इस पार्ट के ऊपर, ये यहाँ प्रेशर डालेगी, तो यहाँ पर जाइलम सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जाइलमी कोशिकाएं, ये है जाइलम, तब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और ये जाइलम होते धीरे धीरे जो ऑर्गन से रिलेटेड है उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन करेंगे। तो एक तरह से ये जो दबाव है ये जड़ पे ना गिर कर ये किसके ऊपर डलता है, शूट के ऊपर गिरता है। तो इसमें तो मेन ऑर्गन हो जाता है रूट एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, और इसके अंदर हो जाता है शूट। ठीक है, फिर देखिए थर्ड, इट क्रिएट ए पॉजिटिव प्रेशर इन द जाइलम सेल। अब ये क्या करेगी, मैंने बताया कि जो प्रेशर मेंटेन होगा, उसके पास पानी की कमी होगी, वो सिकुड़ जाएगी, यानी सेल्स जो हैं उसकी वो कैसी हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी, सलत हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है ये जाइलम सेल पे, जाइलम उत्तकों पर, ये एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर डालता है। ये पॉजिटिव प्रेशर ही सीधे जाकर रूट पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर, और ये करती है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, मतलब ये जाइलम सेल्स पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करती है, जिसका इनके ऊपर कोई खास असर नहीं होगा। Here osmosis and energy released during respiration of root cells play main role. इस प्रोसेस के अंदर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की इस प्रक्रिया के अंदर ऑस्मोसिस यानी कि पराशरण की क्रिया, पिछले चैप्टर में अपन ने सब पढ़ ही लिया है। पराशरण की क्रिया विधि
होगी। साथ ही साथ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मेनली रेस्पिरेशन ऑफ रूट सेल्स प्ले मेन रोल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ रूट सेल्स। जब रूट सेल्स, जब जड़ की कोशिकाएं श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, जड़ की जो सेल्स हैं जब श्वसन की प्रक्रिया होती है उस टाइम उनकी जो रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी खर्च हो रही है वो इसमें काम, एनर्जी जो वो यूज़ कर रहे हैं वो इसमें काम आ जाएगी। तो हेयर ऑस्मोसिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ रूट सेल प्ले मेन रोल। वो जो एनर्जी वहाँ रिलीज हुई है और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस प्रोसेस में अंदर भी काम आती है, मेन रोल प्ले करती है। जबकि यहाँ पर सिर्फ ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही है वही एनर्जी यहाँ पर काम आएगी, बाकी से कोई नहीं। इट अकर्स मोस्टली इन सर्टेन फेवरेबल सीजन्स एंड पीरियड ऑफ डे। यानी कि ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने शुरू में कहा कि ये रेगुलर नहीं होती है, ये रेगुलर प्रोसेस नहीं है, निरंतर नहीं होती, ये कभी कभी होती है, ये सीजनल है। ठीक है, ये रेगुलर नहीं होती, कभी कभी होती है, तो ये सीजनल हो जाती है। कभी कभी कुछ फेवरेबल सीजन्स के अंदर ही ये देखने को मिलती है, ये हमेशा नहीं होती है। तो इस वजह से देखो, जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ही प्लांट्स में रेगुलर चलती है, जबकि कुछ फेवरेबल सीजन्स जब आते हैं, सपोज ये जो कंडीशन होती है ना, ये मेनली ऐसे इसमें तो होता है ट्रांसपिरेशन रेट जितनी ज़्यादा होगी, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये रेगुलर ट्रांसपिरेशन चलता ही रहता है, जबकि इसके अंदर ट्रांसपिरेशन का कोई मेन रोल नहीं होता। ये जैसे कि बारिश के सीज़न में हो गया या ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में, इस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि ये जो अपना ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, जो कि जैसे जैसे डे अपना बढ़ता चला जाता है, दिन का टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वाष्पोत्सर्जन इन ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती चली जाती है। तो उस अकॉर्डिंग जो लीव्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती चली जाती हैं, फ्लैसिड हो रही हैं, सलग होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ही क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट है, पानी की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में ये काम होता है। तो ये एक तरह से रेगुलर है, ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, रेगुलर दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो दिन में ये पैसिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जबकि नाइट में या कुछ सीजन्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसी वजह से देखो ओनली 2 to 4% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो कुल जल अवशोषण का सिर्फ 2 से 4% रोल ही प्ले करता है, जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो करता है 96 to 94% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन। ये 96 से 94% जल अवशोषण का मुख्य काम ये भी करता है। तो इसके अंदर जो मेन कंडीशन है वो है वाष्पोत्सर्जन की दर। वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन जितना ज़्यादा कम होगा, ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो जितनी कम होगी, उस अकॉर्डिंग इसके अंदर ये कंडीशन, ट्रांसपिरेशन रेट लो, ट्रांसपिरेशन रेट लो होगी तो इस लीफ के अंदर एक प्रेशर मेंटेन होगा। क्यों मेंटेन होगा, क्योंकि जो अपनी सेल है वो फ्लैसिड यानी सलग हो चुकी है, उसे वाटर चाहिए। स्टोमेटास जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं इस कंडीशन में, स्टोमेटास जो है वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज। क्यों, तो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लीव्स की जो सेल्स हैं, जो मध्यवर्ती कोशिकाएं, मेसोफिल सेल्स हैं, वो एक प्रेशर मेंटेन करती हैं। वो प्रेशर धीरे धीरे करके इस शूट के अंदर आना शुरू हो जाता है और ये जाइलम सेप्स के ऊपर पड़ता है। तो ये जाइलम सेप्स के ऊपर जैसे ये प्रेशर मेंटेन होगा तो वो अपने आप से पानी को खींच लेगा। इसमें रूट्स के ऊपर कोई खास प्रेशर मेंटेन नहीं होता, वो अपने आप से उस पानी को खींच लेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये पैसिव एब्जॉर्प्शन अधिकतर देखने को मिलता है, 96 to 94% होता है, रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा होती रहती है। ठीक है, जबकि वो इरेगुलर प्रोसेस है, वो सीजनल होता है। ठीक है, आई थिंक ये दोनों कंडीशंस को आप आराम से समझ रहे होंगे।
चैप्टर के अंदर इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है, ठीक है। नोट्स में PDF के फॉर्म में आपको सेंड कर दूँगी PDF, ठीक है। ओके, तो ये सारी आज के लिए मैं शायद इतना ही स्टॉप करूँगी। कल अपना चैप्टर, कल के वीडियो में या जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा तो चैप्टर